डिस्कस करने जा रहे हैं और रिलीजन्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीक्रेट ड्रग्स को, जो कि इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवा के काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि इसके अंदर सबसे पहले है सल्फोनाइल यूरियाज, फिर हम डिस्कस करेंगे ग्रेनाइड्स को। दोनों के मैकेनिज्म फंक्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। सल्फोनाइल यूरिया जो है ये दो तरह के हैं, डिस्कस हुए हैं हमारे बुक के अंदर। एक है ओल्डर एजेंट्स और एक है हमारे पास जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं। हमारे पास मेनली जो है पोटेंट जो होते हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग्स होते हैं, उन्हीं को यूज़ किया जाता है। ओल्डर एजेंट्स को अब यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और ओल्डर एजेंट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स हैं? एक टोलब्यूटामाइड है, एक क्लोरोप्रोपामाइड है। अच्छा, सेकंड जनरेशन ड्रग्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, जहाँ के हम कहते हैं कि कोई प्राइड वाला बंदा होता है, उसकी ग्लिम्स देखने को बंदा तरस रहा होता है, ग्लिम प्राइड। और एक है हमारे पास ग्लिपिजाइड, ग्लिपिजाइड और एक है ग्लाइबोराइड। अच्छा जी, ये तीनों ड्रग्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास ये है कि जब ग्लूकोज जो है सेंसर को तो एक्ट करता है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज के लिए। ग्लूकोज एंटर होता है GLUT2 के जरिए से, अंदर जाके ग्लूकोकाइनेज बनता है इसकी फॉस्फोरिलेशन के जरिए से, जो कि हमें पता है जिसकी वजह से ग्लूकोज ट्रैप हो जाता है। ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो हमारे पास सेंसर के तो एक्ट करता होता है। फिर हमें पता है कि आगे जो है मेटाबॉलिज्म चलता है और ATPs बनते हैं जब माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू। इन शॉर्ट ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं ATP यहाँ पे हमारे पास ATP होता है, ATP गेटेड पोटेशियम चैनल होता है, ठीक है, जो क्लोज हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू ATP, जिसकी वजह से पोटेशियम इन आउटफ्लक्स नहीं हो पाता, मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाती है। कैल्शियम जो है वो इसकी वजह से इन्फ्लक्स होता है, मेम्ब्रेन डिपोलराइज होने की वजह से कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाता है। और कैल्शियम जो है सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं यहाँ पर इंसुलिन के, वहाँ से इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस काज करवा देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन की रिलीज़ करवा रहे हैं यहाँ पे GLUT2 के थ्रू पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर। यही हमारे अच्छा फंक्शन जो सल्फोनाइल यूरियाज का ये होता है कि पोटेशियम चैनल्स को, ये यहाँ पे ATP जो काम था वो यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स को जाके उसने इनहिबिट करवाया था, यहाँ पे जो है वो खुद करवा देते हैं पोटेशियम चैनल को इनहिबिट, ठीक है। यही काम हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज करवाते हैं, यही बात काम हमारे पास ग्रेनाइड्स भी करवाते हैं। अच्छा, ग्रेनाइड्स जो होते हैं ये इनके बारे में इतना सा डिफरेंस होता है कि इनका रैपिड ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। और हमारे पास ये होता है कि डिफरेंस थोड़ा सा, अब रैपिड ऑनसेट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो बात पोस्ट प्रेंडियल जो रिलीज ऑफ इंसुलिन, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज रेगुलेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे ग्रेनाइड्स को, और जो बेसल रिलीज़ है इंसुलिन की उसको मिमिक करने के लिए यूज़ करते हैं सल्फोनाइल यूरियाज को, ठीक है। अब दोनों को जब इकट्ठे हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उनके ओवरलैपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। अब डिफरेंस क्या था हमारे पास? शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन। अच्छा जी, फिर अगली बात है हमारे पास इनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स की, दोनों की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखिए, हमें पता है कि सल्फोनाइल यूरिया, एक दफ़ा एडवर्स इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि इंसुलिन की जो रिलीज़ है, सिक्रीशन जो है उसको इंक्रीज़ करवा रहे हैं जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, ठीक है। और बेसल रिलीज़ ऑफ इंसुलिन करवाते हैं, जो बेसल रिलीज़ है इंसुलिन की, ठीक है। मिमिक नहीं करती है, गलती हो गई थी वहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें पता है कि हाइपर इंसुलिनिया काज करवा सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना वो काज करवा सकते हैं। फिर हमें पता है कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स में से एक कॉमन साइड इफेक्ट है हमारे पास वेट गेन है, वेट गेन करवा सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक बात याद रखनी है कि अगर रीनल डिस्फंक्शन हो जाए तो उसके अंदर हमें बड़ी कॉशन के साथ उनको यूज़ करना होता है, क्योंकि उसके अंदर इन ड्रग्स की एक्युमुलेशन हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता होता है। तो रीनल डिस्फंक्शन के अंदर इन ड्रग्स को बड़े कॉशन के साथ यूज़ करना होता है, खासतौर पर ग्लाइबोराइड को बड़ी कॉशन के साथ यूज़ करना होता है। इनके ये दोनों फिर भी सेफर होती हैं। तो ग्लाइबोराइड का इफेक्ट हमारे पास ये होता है कि ये प्लेसेंटा को जो है ना बड़ा मिनिमल ट्रांसफ़र होती है प्लेसेंटा के क्रॉस, तो इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास हैं ग्लिनाइड्स। अच्छा, इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स। अच्छा, इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स वही होते हैं, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो देखें, जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं इनको हम लेते हैं ओरल फॉर्म में, प्रोटीन बाउंड होते हैं जाके। अच्छा, जो हमारे पास ओल्डर एजेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोटीन बाउंड होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि
वो एजेंट्स जो कि कम्पीट करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के लिए, वो हाइपोग्लाइसीमिया काज करवा सकते होते हैं अगर हम देते हैं उनके साथ ओल्डर एजेंट्स के साथ, ठीक है। और दूसरा ओल्डर एजेंट्स का इफेक्ट होता है कि वो एलर्जिक रिएक्शंस भी काज करवाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि प्रोटीन बाइंडिंग के बाद हमारे पास ये मेटाबोलाइज भी होते हैं लिवर के अंदर, फिर दोनों तरह से रिनली भी और दूसरी तरह फिकली भी एलिमिनेट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि रिनल एलिमिनेशन जो है, अगर रिनल डिसफंक्शन हो तो इनकी जो है वो इनको हमने क्वेश्चन के साथ देना होता है क्योंकि रिनल एलिमिनेट होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास हैं ग्लिनाइड्स के। अब ग्लिनाइड्स को देखें, हम शॉर्टर एक्टिंग है, ज़ाहिर सी बात है, पोस्ट प्रेंडियल रेगुलेटर हैं, तो इनको हम आफ्टर मील जो है वो रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज को, तो ज़रा सी बात है बिफोर अ मील ही देंगे ताकि काम कर सकेंगे, बिफोर अ मील ही काम बनता है इनका। फिर इनको भी ओरल देते हैं और ये CYP3A4। अब CYP3A4 लिखने का मकसद ये है कि जो एजेंट्स इसको जो है वो इनहिबिट करवाएंगे वो, अब CYP3A4 के जरिए से इनएक्टिव फॉर्म के जाते हैं, फिर ये एलिमिनेट होते हैं बाइल के थ्रू, ठीक है, सारे के सारे बाइल के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। CYP3A4 को जो एजेंट्स इनएक्टिवेट करवाते हैं वो इनकी इनएक्टिवेशन जो है नहीं हो पाएगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया काज करवा सकते होते हैं वो एजेंट्स, उनको CYP3A4 इनहिबिटर पे होते हैं और वाइस वर्सा यहाँ पे एक इफेक्ट आता है। फिर है हमारे पास, अच्छा, ये जो ग्लिनाइड्स होते हैं हमारे पास, ये डीफिनाइल एलानिन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। अब इनको या इनके अंदर, इस क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं हमारे पास, हम देखते हैं कि हमारे पास एक नाती था जो कि हमें पता है कि हिंदी के अंदर नवासी को कहते हैं, नेटिग्लिनाइड होता है, नेटिग्लिनाइड हो सकता है। और कौन से ग्लिनाइड हो सकते हैं जो कि अपने आप को बड़ा मैग्नीट्यूड वाला बंदा समझता था, मैग्लेटिनाइड, सो कि मैग्लेटिनाइड नाम, ठीक है, मैग्लेटिनाइड है। फिर हमारे पास है एक नाम नेटी के बाद जो कि रेपिस्ट बन गया, मैग्नेट, जाहिर सी बात है खुद को बहुत बुरा इंसान बना लिया होगा तो उसने रेपाग्लिनाइड, सॉरी, रेपाग्लिनाइड। अच्छा जी, अब ये तीन नाम से अच्छे तरीके से नेम्स अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फिर हमारे पास रहते हैं मेटफॉर्मिन, फिर डिस्कस कर लेते हैं बिगोनाइड। अब बिगोनाइड जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल जो एक ही ड्रग है वो है मेटफॉर्मिन। अच्छा, मेटफॉर्मिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से काम करती है। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है उसको इंक्रीज़ करवा देती है, इंसुलिन सेंसिटाइजर है, इंसुलिन की सिक्रीशन के ऊपर इसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। किस तरह से काम करती है, ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना उसको कम करवा देती है। इसका इफेक्ट होता है हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस पे, इसका इफेक्ट होता है हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस पे इफेक्ट होता है इसका। अच्छा, ये AMP मीडिएटेड जो प्रोटीन काइनेज है ना, मीडिएटेड प्रोटीन काइनेज, ये उसके थ्रू एक्ट करती है और ये ग्लूकोनियोजेनिक बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करवा देती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर भी इसका एक रोल आएगा इस चीज़ का। फिर ये इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस करवा देती है, जो ग्लूकोज की इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन है उसकी जो अब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस करवा देती है, फिर उसकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करवा देती है। फिर हम कहते हैं कि ये जो स्टाइटी है उसको इंक्रीज़ करवा देती है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है इसके अंदर मेटफॉर्मिन की यूज़ की वजह से। फिर इसका खास इफेक्ट ये था कि ये हाइपोग्लाइसीमिया काज नहीं करवाती है। हाँ, अलबत्ता अगर जो ज़ाहिर सी बात है हाइपोग्लाइसीमिया कैसे काज करवाएगी, क्योंकि इंसुलिन की सिक्रीशन को जो फिर इंक्रीज़ नहीं करवा रही, ये तो सिर्फ इसकी सेंसिटिविटी को जो है इंक्रीज़ करवा रही है सिंपली। तो अगर इसको जो है कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं इंसुलिन के साथ या फिर किसी और ड्रग के साथ, ओरल ड्रग के साथ, तो तब जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तभी हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह काज करवा सकती होती है। फिर इसके दूसरे इफेक्ट्स में होता है कि ये प्लाज्मा ग्लूकोगोन लेवल जो है ना, रिड्यूसेस प्लाज्मा ग्लूकोगोन लेवल, वो भी है। ये भी इसके इफेक्ट्स में शामिल है, ठीक है जी। फिर हम इसको जो है वो कहते हैं कि इसका, ठीक है, अब हम जो एसोसिएशन है डायबिटिक एसोसिएशन, उसने रिकमेंड किया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के ये जो इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस है वो आप इसके तो इसको यूज़ करें टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। अच्छा, क्यों यूज़ करें जी, एक तो हमें पता है कि ये इंसुलिन की जो है वो एक तो जो है वेट को इंक्रीज़ नहीं करवाती, हमें पता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो है वेट मेजर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक तो वेट को इंक्रीज़ नहीं करवाती है, दूसरा ये क्या करवाती है कि इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है इसका, ये एंडोजेनस इंसुलिन प्रोडक्शन को जो है वो कम करवाती है, प्रिजम्बली थ्रू द इन्हेंस्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब प्रिजम्बली प्रिज्यूम किया हुआ है चीज़ के इन्हेंस, जो कि इसके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ किया है, तो हम कहते हैं कि ये एंडोजेनस इंसुलिन प्रोडक्शन को कम करवा देती है, ठीक है। तो इन दो इफेक्ट्स की वजह से इसको टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं।
एडवर्स इफेक्ट्स के हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। इसकी गैस बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जीआईटी के अंदर, ठीक है। ये नॉर्मल फ्लोरा को भी डिस्टर्ब करती है वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। इसलिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स जो है इसके खासतौर पे अच्छे तरीके से जहन में बिठा के रखिएगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास इसके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस जो काज करवाती है। किन पेशेंट्स के अंदर काज करवाती है? जिनके अंदर क्या होता है, रीनल डिस्फंक्शन होता है। हमें पता है कि ग्लूकोनेजेंसिस को रिक्वायर है तो पायरुवेट में जो है वो हमें पता है जो कि इसका इनिशियल सबस्ट्रेट है इस ग्लूकोनेजेंसिस के अंदर होता है। हमें पता है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा अल्टरनेटिव पाथवे के तरीके से लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होकर लैक्टिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी। अगर रीनल डिस्फंक्शन है तो हमें पता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा और लैक्टिक एसिडोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी रीनल डिस्फंक्शन के अंदर या फिर लिवर डिजीज़ या फिर अल्कोहलिज्म के अंदर, ठीक है। इस तरह से करवाती है। फिर हमारे पास है कि इसके बारे में एक ख़ास बात अच्छी तरीके से जहन में बिठा के रखिए कि अगर प्रोलॉन्गड यूज़ इसका किया है ना तो B12 एब्जॉर्प्शन को जो है वो भी अफेक्ट करती है। या फिर दूसरा ये है कि इसको उन पेशेंट्स के अंदर हमने डिसकंटिन्यू करवाना होता है जो कि इन पेशेंट्स अंडरगोइंग प्रोसीजर्स दोज प्रोसीजर्स दैट रिक्वायर इंटरवेनस रेडियोग्राफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। उन पेशेंट्स के अंदर हमने क्या करवाना होता है, इनको डिसकंटिन्यू करवा ट्रांजिएंटली डिसकंटिन्यू करवाना होता है, मतलब टेम्परेरी डिसकंटिन्यू करवाना होता है, ठीक है। फिर इसको 80 ईयर्स ओल्ड अब पेशेंट्स के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। दोबारा से वही मसला कि उनके अंदर किडनी का जो मसला होता है और किडनी वाले मसले के अंदर हम इसको लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से यूज़ नहीं कर सकते होते। तो मैंने कहा कि ये जो है लैक्टिक एसिडोसिस दैट उन कंडीशंस के अंदर भी करवाती हैं जो कि टिश्यू एनोक्सिया या फिर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन काज करवाते हैं, जिस तरह के कार्डियोपल्मोनरी डेफिसिट वाले पेशेंट्स होते हैं जिस तरह के, उनके अंदर भी इसको नहीं देते हैं, ठीक है। फिर लिपन कोट में लिखा हुआ है कि एक्यूट MI अगर हो गया है, एक्सेसरबेशन ऑफ हार्ट फेलियर हो गया है, ठीक है, या फिर जो है वो एक्सेसरबेशन ऑफ हार्ट फेलियर के अलावा सेप्सिस है या फिर इस तरह का डिसऑर्डर है जो कि रीनल फेलियर काज करवा सकता है, उसके अंदर इसको हम रैपिड डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये है हमारे पास कि इसे हम ऑरल लेते हैं। अब ना तो लिवर के अंदर किसी एंजाइम्स को मेटाबोलाइज करता है, ना ये किसी सीरम प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, अपना काम करके जो है सीधा ये रीनली एलिमिनेट हो जाती है। ये लेफ्ट साइड को होने का मतलब ये है कि राइट साइड को एरो का मतलब होता है कि रीनली एलिमिनेट होती है।